बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए दिसंबर का महीना जब भी आता है तो वो कोई खुशगवार माहौल पाकिस्तान के लिए नहीं बनता। चाहे हम 44 साल पहले जो सकूते ढाका हुआ और फिर 44 साल से उसको याद करते हैं, वो जो जुल्म हुआ पाकिस्तान के साथ, और फिर उससे हमने क्या सबक हासिल किया, हर साल इस पे बात की जाती है। और वही तारीख 16 दिसंबर की तारीख पिछले बरस पाकिस्तान को और हमारी कौम को एक और जख्म दे गई। और एपीएस सानहे के हवाले से पहली बरसी भी हुई परसों। और अगर इसी पे बात करें तो सेम डे था जिस पर बात की गई कि सिंध हुकूमत के दरमियान रेंजर्स की इख्तियारात में तोसी का मामला बहुत अरसे से लटक रहा था, तो वो भी बड़ी सिंबॉलिक एक उसकी सिग्निफिकेंस हो गई कि भाई आज ही के दिन जब एपीएस सानहा हुआ तो इसका इंतखाब क्यों किया गया। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद भी की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद की अगर हम बात करें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन भी इसी महीने में हुई थी। वो पार्टी जिसको हम विफाक की पार्टी कहते थे, चारों सूबों की जंजीर कहते थे, वो सिंध तक महदूद होकर रह गई है। आहिस्ता आहिस्ता वो क्यों अपनी साख खोती जा रही है, ये तमाम चीजें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्रियां है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से एक विफाक और हमें सिंध हुकूमत के दरमियान एक टसल नजर आती है रेंजर्स की तैनाती के मामले पर, हमने देखा है कि रेजोल्यूशन आ गया, मंजूर हो गया, उसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया। लेकिन एक बार फिर से जो बॉल है वो विफाक के कोर्ट में फेंक दिया गया है, ये कहकर के वजीर आला ने तो समरी पर दस्तखत कर दिए हैं, अब विफाक इसकी मंजूरी देगा तो फिर हम रेंजर्स की तैनाती जो है वो वहां पर करेंगे, उसकी तौसी जो है वो की जाएगी। इस पर क्या स्टांस लिया जाता है विफाक की जानिब से। बड़ी अहम मीटिंग भी आज हमने देखी है जिसमें आर्मी चीफ साहब खुद मौजूद थे, उस हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ओवरऑल जो मसाइल हैं इस वक्त अवाम के, वो हल होते नजर नहीं आ रहे, जिस पर सियासत के साथ साथ मुख्तलिफ टॉक शोज में बात भी होती है लेकिन उसका हल नहीं निकल पाता है। क्या वजह है कि इक्तदार में जो लोग हैं, जो इन ऐवानों में बैठे हैं, वो अवाम की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। एक मुख्तसर सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते ही शेख साहब से हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले आज के मेहमान का आपको इंट्रोडक्शन करा कर गए थे, शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो सिंध हुकूमत जो कर रही है रेंजर्स के इख्तियारात के मामले पर, उससे बात का आगाज करते हैं। फिर से एक बार उन्होंने विफाक के कोर्ट में गेंद फेंक दिया है कि अब जो है विफाक की मंजूरी के बाद इनकी इख्तियारात जो है वो बढ़ाए जाएंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से चौधरी निसार बहुत ज्यादा बोले, वही अब उनकी मंजूरी कर पाएंगे महदूद करने के इख्तियारात में? देखें, एक तो इस करारदाद रेजोल्यूशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और अगर रेंजर्स ने ये पूछना है जनाब अली के इन फाइनेंशियल दहशतगर्दी की कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसको उन्होंने नहीं पकड़ना, किसी इदारे में जाना नहीं है, किसी जगह रेड नहीं करना है बगैर चीफ मिनिस्टर के पूछे, और पुलिस के अलावा किसी और एजेंसी से राब्ता नहीं करना। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि नैब के केस तो सारे ठप हो गए। आसम साहब, पुलिस ने ऐसे डीएसपी इल्ताफ ने कह दिया कि ये फारिग है। और लेकिन इतना मैं आपको कह दूं, मुझे यकीन है कि ये जो उड़ाया जा रहा है कि आसफ जरदारी आ रहे हैं 27 को, नहीं आएंगे, वो धर लिए जाएंगे। वरना जो टेंशन पैदा हो चुकी है, मैं समझता हूं कि जिस तरह रेंजर्स को तजलील की जा रही है, रेंजर्स की इमेज को खराब किया जा रहा है, फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह वफाक के वो इदारे जिन्होंने कराची में अमन दिया, फौज ने अपनी जान पे खेल के अमन दिया, अपनी जान पे खेल के फौज ने, जहां हर रोज 8-9 आदमी मरते थे, लोग अब रात को फिरते हैं, घूमते हैं। सो ये सारी बातें जो है अगर एक सूबाई हुकूमत के फेवर में जाती हैं, लेकिन वो इसको अपनी चिढ़ समझती है, इसको अपनी इंसल्ट समझती है, और इसको ये समझती है कि ये रेंजर्स का काम नहीं, भाई वो तुम खुद कर लो। बिल्कुल ठीक है। और मेरा तो ख्याल है रेंजर्स को आ जाना चाहिए वापस। देखें क्या होता है, लोग इनको जूतियां मारें, पार्टी को अंदर से भी जूतियां पड़े, बाहर से भी पड़े, और लोग भी अच्छा, मारें। ये मामला फिर सिर्फ डॉक्टर आसिम का ही है, जैसे चौधरी निसार ने कहा कि उससे एक आदमी की वजह से इतना तूल दिया जा रहा है इस मामले को? देखें, डॉक्टर आसिम की स्टेटमेंट बाहर आके वो बड़ी बड़के मार रहा है। उसने 88 लोगों का नाम लिया है। अगर 8 लोगों को भी ये उठा लें, हैं जी, जिसमें फरियाल तालपुर भी शामिल हैं,
तो फिर क्या बनेगा जी? फिर ये तो कल जो चीखेंगे, इन्होंने कहा आज ही हम चीख लें, कल जो इन्होंने जोड़ो कराटे करने हैं। असल मसला जो तो इसीलिए उन्होंने पहले कह दिया मैं जो बात समझता हूं कि असल मसला नवाज शरीफ का है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब क्या फैसला करते हैं? उनको पता है कि अगर पीपल्स पार्टी वहां से निकल जाती है और पीपल्स पार्टी पे हाथ पड़ जाता है और पीपल्स पार्टी की मेजर क़यादत समेत आसिफ जरदारी के अगर घेरे में आ जाती है तो फिर पीछे क्या रह जाना है? अच्छा, तो वो समझते हैं और वो आसिफ जरदारी की तकरीर उनको भूली नहीं कि हमारे बाद मियां साहब ताड़ी वारी, यानी हमारे बाद आप भी इसकी भेंट चढ़ेंगे। दो ही लोगों ने फैसला करना है जी, एक नवाज शरीफ साहब ने और दूसरा राहील शरीफ साहब ने। और देखना है राहील शरीफ ने कि भाई अगर वो समझते हैं कि भाई ये मुल्क किस तरह चल सकता है और उनके मामलात जो हैं, फिर उनको भी फैसला बिटवीन दी टू है जी। ठीक है, लेकिन विफाक, ठीक है चलें, आपने कहा कि वो तो अपनी चढ़ समझ रहे हैं सूबाई हुकूमत वाले, विफाक ने फैसला करना है। लेकिन खुदा खुदा करके एक वजीर जो बोला, चौधरी निसार, वो काफी लोगों ने कहा कि जी चलें, किसी ने तो साइड ली, किसी ने तो रेंजर्स की हिमायत में बात की। अब वजीर आजम ने अपने वुज़रा को बयानात से भी रोक दिया है, कह रद्द अमल अभी नहीं कोई जाहिर करे। एक्चुअली नवाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी के राब्ते में थर्ड पार्टियों के जरिए और जिन्हें कहते हैं कि थर्ड चैनल के जरिए, अच्छा, वो अपने ब्यूरोक्रेट के जरिए भी राब्ते से आसिफ जरदारी पे। लेकिन इसका अंजाम जो है बुरा हो सकता है, खुदा करे बुरा ना हो, ये लड़ाई बढ़ सकती है। और अगर ये समझ रहे हैं कि आसिफ जरदारी को बचाइए, वैसे ही है जैसे आसिफ जरदारी को बचाते बचाते हाथ दें और आसिफ जरदारी सारा हाथ ही अंदर ले लें इनको कि आप भी आ जाए जी, इस हमाम में हम सारे ही इकट्ठे ही सफाई करें। सो थिंग्स आर सेंसिटिव। ये 2-3 हफ्ते जो है ये काफी अहम है और इसमें इन्होंने फैसला करना। वैसे तो इस मुल्क में हर रोज एक नया इश्यू होता है, हर रोज एक नया अहम दिन होता है। अब बताएं कि शर्जील मेमन जैसे लोग मुझे दुबई से फोन करते हैं कि जी 8-8 करोड़ रुपया मेरे पीएस ने नहीं दिया। तो मैंने कहा आपके पीएस ने नहीं दिया तो मेरे पीएस ने दिया। आपको फोन किया? मुझे शर्जील मेमन ने किया। अच्छा, कि आप जो बातें उनके हवाले से कर रहे हैं वो गलत हैं, मेरे स्टाफ ने किसी और केस में 8-8 करोड़ रुपए दिया। अच्छा। और मैंने कहा पीएस तो तेरा ही है ना, सेक्रेटरी तो तेरा है, मैंने तो वो देखना ना कि उसकी पोस्टिंग किसके साथ है। अच्छा, वैसे वो भी ऐसी उनकी तबीयत खराब हुई कि वो भी वापस नहीं आ रहे? सबकी तबीयत खराब हो गई हुई है और 0 मीटर हुए हैं आसिफ जरदारी साहब जिद्दा में। और अब वो कह रहे थे 27 को आएंगे, नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, मोहतरमा की बरसी पे नहीं आएंगे। मुझे शक है नहीं आएंगे और धर लिए जाएंगे क्योंकि इतनी टेंशन है। और ज़ैर बलोच इन्होंने कोई ईद मिलादुन नबी के जुलूस के लिए तो नहीं अंदर रखा हुआ क़यादत कराने के लिए, या कोई और न्याज नजर के लिए तो नहीं रखा हुआ ना, इसी काम के लिए रखा हुआ है। जिस तरह इमरान फारूक के लोग निकल आए वक्त आने पे, उस तरह ज़ैर बलोच भी अच्छा, डॉक्टर आसिम जिस धड़ल्ले से आके बाहर वो कह रहे हैं कि जी कल तो बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा असरात वाली दवाएं दे रहे हैं, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, ये उसका हक है, ये हर सियासी आदमी और ये जबरदस्ती कर रहे हैं, मेरे पर तशद्दुद कर रहे हैं। इसके लिए मैं कुछ नहीं तबसरा। देखें ये हर सियासी आदमी का, अब आसिफ जरदारी ने पागल का सर्टिफिकेट ले लिया था अमेरिका से कि दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, बाद में वो इस मुल्क का सदर बना। कोई और मुल्क होता वो कहता यार ये पागल तो खड़ा ही नहीं हो सकता। अमेरिका से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया कि शायद आपको याद हो कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सो वो देखें ना पहले कैसे वो डाल लेते हैं, सब लोग हम ऐसे ही ड्रामा करते हैं, सियासतदान गली में डाल लेते हैं, हाथ की सोटी पकड़ लेते हैं, फिर एकदम स्टिक भी गिर जाती है, एकदम गले का कलफ भी खत्म हो जाता है और पागल का सर्टिफिकेट भी मोस्ट जीनियस आदमी में बदल जाता है। सो सियासतदान ऐसे करते हैं, इसलिए मैं आसिम को ये हक देता हूं कि ये वो करे, कोई बात नहीं। ठीक है, पीपल्स पार्टी के साथ साथ कराची ऑपरेशन को लेकर क्या रेंजर्स के साथ कोई टसल एमक्यूएम भी चाह रही है? क्योंकि एमक्यूएम एक सियासी हकीकत तो है, हमने इंतखाबात में भी देख लिया, लेकिन उनकी तरफ से उसी शख्स को नामजद करना, वसीम अख्तर साहब को मेयर के उम्मीदवार के लिए, कि जिसके हवाले से रेंजर्स ने 500 मिलियन रुपीस का डेफेमेशन केस जो है वो फाइल किया। रेंजर्स का क्या काम है जी डेफर्मेशन का करना, फौजी इदारा है। मैं तो समझता हूँ ये है तो ऐसे ही फजूल सी बात की है रेंजर्स ने। अच्छा। और मैं तो कोर कमेटी की मीटिंग में भी जो उन्होंने गवर्नेंस का कहा कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं थी। फौजी का एक्शन बोलता है, अगर फौजी अदालतों में स्टे ऑर्डर लेने पे चले गए और डेफर्मेशन के केसेस में चले गए और गुड गवर्नेंस का सर्टिफिकेट लेने के लिए चले गए,
फिर तो समझ लो इनका भी अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही हाफिज है इनका भी। तो ये आप कहते हैं डेफर्मेशन? मैं नहीं समझता फौजी का काम नहीं था। फौजी का काम तो डेफर्मेशन फाइल करना नहीं है, गवर्नर्स की स्टेटमेंट देना नहीं है। फिर नवाज शरीफ ने तो रिएक्ट करना था, फिर उसको भी जवाब देना चाहिए था ना। अच्छा, वैसे ये गवर्नेंस वाली स्टेटमेंट क्यों आई ISPR की तरफ से? क्योंकि हर हफ्ते मीटिंग्स भी होती हैं, मुझे नहीं पता इंटरनल मामलात बाहर क्यों लाए गए? मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है कोई जरूरत नहीं थी इस स्टेटमेंट की, और जो नवाज शरीफ ने किया उससे भी बुरा किया। उसने जवाब देकर उससे भी बुरा किया कि लोगों ने उस मीटिंग को पसंद नहीं किया। मेरा मतलब है हम जो बाहर बैठे हुए इतने कर रहे हैं, वो अंदर रोज उनसे मीटिंग करते हैं। जितनी राहील शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से मीटिंग की है, मेरा नहीं ख्याल किसी सियासतदान, किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो अंदर ही बात रहती, उसी मीटिंग में ज्यादा बेहतर था, मुनासिब यही था। फौजी का एक्शन बोलना चाहिए, अखबारी बयान फिर तो शेख रशीद ही हो गए ना। अच्छा, फिर आप पिछले वाले फौजी पे बड़ी तनकीद करते थे, आप कहते थे कि उनकी तरफ से एक्शन मेरा ख्याल है मैं शुरू करने वाला हूं थोड़ी देर तक। अच्छा, मैं 1-2 महीने देखकर मैं सोचना चाहता हूं कि भाई आप कौमों की मूंगे आसमान पे ले जाते हैं, कौम फौज का इमेज आसमान पे ले जाती है, बाद में आप चले जाते हैं डेफर्मेशन के केसेस में। ये तो कोई बात ना हुई। इस फौजी के एक्शंस अभी तक ठीक है, अभी तक वेट एंड सी है। मैं मार्च तक का, मैंने कहा ना मार्च के बाद तबसरा करूंगा। मार्च के बाद तबसरा करेंगे। अच्छा, इसी हवाले से APS का जो अभी जिक्र किया गया 16 दिसंबर परसों, वालिदैन के शिकवे शिकायत आपने देखे होंगे, जिस तरीके से आके उनके ग्रीवियंसेस टीवी पे उन्होंने बयान किए। नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पर अमल दरामद कितना आपको नजर आता है, और वो अमल दरामद कराना किसका काम था? मैं सीधी सीधी बात करूं, नेक्स्ट देखें, चीफ जस्टिस की भी मियाद 1.5 साल ही है, आर्मी चीफ की भी 1.5 साल है, और मिलिट्री कोर्ट्स की भी इतनी है। बिल्कुल, रिजल्ट तो नहीं निकला, आधा टाइम तो गुजर गया उसका, रिजल्ट तो नहीं निकला नेशनल एक्शन प्लान का, और उसमें से क्या निकलना है और क्या नहीं निकलना, मेरा ख्याल है देर हो रही है और काम सही नहीं हो रहा। अगर काम सही होता तो फिर देर ना होती, जब देर होती है तो फिर सवेर हो जाती है, और फिर आदमी पीछे मुड़ के नहीं देख सकता, और फिर उसको पता लग जाता है कि मामलात खराब है। अच्छा, वैसे ये जो आपने कहा, ये दुरुस्त बात है कि देर हो रही है, लोगों में भी ये तासुर बढ़ता चला जा रहा है। आई मीन, एज एन एंकर, एज ए जर्नलिस्ट, मैं भी कहीं जाती हूँ तो लोग सबसे पहला सवाल करते हैं, फौज क्या सोच रही है, फौज करना क्या चाह रही है। ये भी हो रहा है, देखें मुल्क में गवर्नेंस भी नहीं है, दहशतगर्दी जो है चले कराची, लोग भी तो ऐसे ही है ना, बिजली नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, चीनी नहीं, नौकरी नहीं, कानून नहीं, अमल नहीं। फिर जो लोगों को वोट देते हैं, क्या हुआ इस बल्दिया में? जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए वो यूसी के चेयरमैन बने हैं। बदमाशों को लोगों ने, सारे की बात नहीं करता, एक हद तक मंशियात फरोशों को वोटें दी हैं, जुआ कराने वालों को चेयरमैन बनाया है। द रीजन इज, इस मुल्क में 5 खानदान कब्जा ग्रुप हैं, गैंग ऑफ 5, और जिसमें 3 इकट्ठे हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM। किसी ना किसी सतह पे और किसी ना किसी जगह पे ये इकट्ठे हैं, और फौज जो है उसको ये तनहा कर रहे हैं, उसको दीवार के साथ लगा रहे हैं, और फौज ने क्या करना है ये उसको पता होगा। तो आप जो इतना लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, समझा के अभी तक अब थके नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रही, आप कहते हैं उन्हीं को वोट चले जाते हैं। क्या कह सकते हैं, बताएं क्या करें? हम तो यही कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करते हैं, और लोगों ने जो रिजल्ट दिया वो तो इतना बुरा रिजल्ट दिया कि सोचते हैं कि यार इस लीडरशिप का करैक्टर और लीडरशिप का म्यार और लीडरशिप की सोच और लीडरशिप की इज्जत नफ्स और उसका इमेज इतना गिर गया। मैंने तो कभी नहीं सोचा था ऐसे कैसा होगा। बल्दियाती इंतखाब का जिक्र हुआ, पिंडी में क्या हुआ? वही मैं बात कर रहा हूँ, ये बल्दियाती इंतखाब की बात कर रहा हूँ। हमारी रिजल्ट से बरक्स ये सारा कुछ हुआ, हमारी सोचों के बरक्स हुआ। लोगों ने पैसे वालों को वोट दिए, सब नहीं, अक्सरियत में आप कह सकते हैं, उन लोगों को दिए जिनके पास कब्जा ग्रुप है, जिनके पास मंशियात फरोशी है, जिनके पास, उन्होंने कहा लाइन डाल दो, 66 लाख रुपए की रात लाइन डल गई, 33 लाख पानी के डाल दो। फिर लोगों ने भी मफाद देखा जी, कोई गैरत, तहमीयत, असूल, और उस पे लोगों ने तोजा। और फिर जो गरीब था उसे पंजसूरे पे अगर 5000 का नोट मिल गया। मैं तो इतना हैरान हुआ कि पिंडी में इस दफा जो दूसरे मज़हब के लोग थे उनकी मजहबी किताबों में भी रख के पैसे दिए गए। अच्छा, तो यानी इस दफा आप कह रहे हैं कि पिंडी की हद तक या चले, मैंने तो पिंडी देखा, और तो मैंने बल्दियाती इलेक्शन नहीं देखा, जो है वो बहुत मैटर किया, लोगों ने मफाद देखा। हम सोच रहे हैं कि ये क्या, इस पे हम रोज डिस्कशन करते हैं। आपको कैसा लगेगा वैसे जब
पिंडी में जो मेयर है वो आपके घर के सामने बैठा कोई होगा। बात नहीं, खैर है। हमारे यहाँ मुखालिफ भी बैठते रहे, हम खुद भी बैठ रहे। मैं पहले भी 1 वोट से भी आ रहा हूँ, 3 से भी आ रहा हूँ। मेरा भतीजा भी मेयर है, मेरे हमारे सरपरस्त आला हैदर भाई मरूम रहे हैं, आगा साहब रहे हैं, 3 एक दफा जीते भी हैं, 2 दफा हारे हैं, एक कोई बात नहीं, होता रहता है। तो अगर इसी तरह से चीजें चलती रहीं, जिन खानदानों का आप जिक्र करते हैं कि हम पर काबिज हैं या हमेशा से हुक्मरानी करते रहें, तो लोग भी अपना मुफाद देखेंगे, तो फिर यही चलेगा, इन्हीं के बच्चे हमारे बच्चों पे रूल कर रहे होंगे। इससे भी जो खौफनाक बात है, मुझे कहते हुए शर्म भी आती है और डर भी लगता है अल्लाह से, ये सारे लोग करप्शन के केसेस उस वक्त लगते हैं जब बीमारी की 65-60 साल को क्रॉस कर चुके हैं, कैंसर हो जाता है, हेपेटाइटिस होता है, हार्ट अटैक होता है, और हम उनकी शान में कसीदे बोलते हैं। फिर वो कहते हैं उनका नाम केस से निकाल दिया गया, वो नैब में मतलूब थे, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे। जनाजा जो आ गया तो फिर मुल्क से बाहर क्या जाना। जनाजे के लिए वो बड़ा एहतमाम किया जाता है, उनके पास पैसे होते हैं, उनके फ्रंट पेज पे इश्तिहार लगते हैं, उन पे उनकी सारी बुराइयों पे पर्दा पड़ जाता है, उनकी औलाद को इतना पैसा मिल जाता है। अब तो मेरा ख्याल है जमहूरियत पैसों वालों की पाजेबें पहन के नाचेगी इस मुल्क में, बल्कि मैं पार्लिमानी और मुकद्दस फिक्रा कह देता हूं कि माथे का झूमर होगी पैसे वालों की जमहूरियत, और पैसे के बगैर बड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए। ठीक है, इसी पे बात करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। अगर यहाँ पर अवाम सिर्फ अपना मुफाद देख रही है और पैसे वालों को वोट दिए जाते हैं या उन्हें इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचाया जाता है, तो फिर जो हर रोज हम अवाम के मसाइल सुन रहे होते हैं कि जी कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर गैस नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है, तो उनका हल भी नहीं हो रहा, लेकिन जमहूरियत भी चल रही है, अवाम मुतमईन हैं भी और नहीं भी हैं। इस पे भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। शेख साहब, अवाम मुफाद देख रही है लेकिन फिर भी रो रही है, फिर भी कहती है कि जी मसाइल का अंबार लगा हुआ है और उसका हल नहीं निकल रहा। अगर सबसे पहले हम ये बुनियादी मसाइल पे बात कर लें, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, LNG हमने सुना कि जी उसका मुआहदे हुए हैं और जहाज के जहाज आ रहे हैं, चलें वो तो एक अलग बात है कि किस कीमत पे किया, गलत किया, सही किया, लेकिन फिर गैस तो आ जानी चाहिए। बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है कि मैं असेंबली में थक गया हूं। वो टीवी पे आके कहते हैं इसमें कोई करप्शन नहीं है, वक्त आने में बता देंगे। जहाज के जहाज लग रहे हैं, लोगों को मिल रही है। क्या हमारा ये हक नहीं है कि कौम के सामने ये पूछें यार ये किस कीमत पे आई है? यही हाल तबाही हुई जब नंदीपुर का हुआ है, हम रोते रहे डंगफंग कंपनी बैन है। यही हाल होगा, आप याद रखना, ये ओकाड़ा कोयल माइंस का। मेरी बात कौम याद रख ले, कौम को तो मैं सुनाना नहीं चाहता, अपनी तकदीर अपनी सोना। इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है कोयले का, रेलवे की गाड़ियां लाने का। ब्रिटिश को बुलाएं तब कहीं जाके 10 सालों में ये इतनी बड़ी लाइन बैठेगी, या 5 सालों में लाइन बैठेगी, फिर 5 सालों बाद इंजन का मसला होगा। सब कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। फोटो सर्विस है और मसले हमारे यही हैं, रेंजर्स है जी, फलां है जी, कानून है जी, अमल है जी, पैसा बनाओ, डंग टपाओ। और इस मुल्क में 2 ही मुल्क हैं इस वक्त, मैं नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता, दोनों हमारे पार्टनर हैं, अच्छे मुल्क हैं, हमारे ट्रस्ट वर्दी हैं, लेकिन कमीशन उन दोनों मुल्कों में और दोनों मुल्कों से ही सारा माल आ रहा है। कौन से ममालिक? यही जहां आजकल हम चल रहे हैं, जिसने चले वो LNG का कीमत एक और इशू, मैं कहती हूँ कि चलें उसमें अगर करप्शन है भी तो अवाम शायद वो सूरत माफ कर दे कि भाई गैस मिले तो सही, मिल भी तो नहीं रही है। वो कहाँ है फिर जहाज के जहाज जो आ रहे हैं? जहाज के जहाज कराची में लग रहे हैं जी, और ये सारा खानदान इस नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में या उनका खानदान है या खानदान के मालशी हैं, जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं, खानदान से बाहर हो गए, जो गर्दन उठा के चल नहीं सकते और वो जीरो हो जाते हैं नवाज शरीफ से बाहर हों। सो उन्हीं को जिम्मेदारियां दी गई हैं और उन्हीं मसलों में सारे लोग ये पनप रहे हैं और खा पी रहे हैं। तो इनका कभी एहतसाब होता नजर नहीं आ रहा आपको? पता नहीं एहतसाब आगे क्या हो गया जी। आगे भी वो आसफ जरदारी साहब निकल गए, आगे भी देखें इस मुल्क के एक वजीर आजम को मेरे एक दोस्त मुल्क हमारे, उस मेरी बीवी, उनकी बीवी मेरी बहन बनी हुई है, उन्होंने हार दिया कि ये यतीमों और बेवाओं को दे देना है। उन्होंने अपनी बीवी के गले में आके घर डाल दिया कि शायद वही ज्यादा यतीम और बेवा थी। बाद में वो इस्लामाबाद लेके फिर गए कि हार वापस ले लो, कोई लेने वाला नहीं था। क्या आपको जख्म दिखाऊं? कल फोटो देखें यहाँ, अभी कल का अखबार मंगाया ना,
राजा रेंटल 140 अरब रुपए का केस है करप्शन का और 2-2 उंगलियां उठाए हुए, शर्म से ये उंगलियां डूब ही जाती, काट दी जाती। तो वो तो अयान अली ने भी विक्ट्री का साइन बनाया था अदालत से बाहर आके। इस मुल्क में जो जितना बड़ा चोर है उसका विक्ट्री का निशान उतना ही कंधे से ऊपर है, क्या करें। लेकिन अब्बास का शर्म से, हम इस कौम का हिस्सा हैं, हम मेंबर हैं, 7-7, 8-8 दफा हम वजीर रहे हैं। जिल्लत से जब देखते हैं कि चोर जो है, जो खाना नंबर 2 के लोग हैं, जो करप्शन से लदे हुए लोग हैं, जो गंदे परागंदा लोग हैं, वो ऊपर आ गए हैं, उनको इज्जत है। लोग ये नहीं देखते कौन जा रहा है, लोग देखते हैं किस गाड़ी में जा रहा है। लोग ये नहीं देखते क्या कह रहा है, लोग ये देखते हैं कौन कह रहा है। 1,24,000 पैगंबर आ चुके हैं, हम नहीं बदले और संभले, फिर अब बताएं क्या हो सकता है। अच्छा, सारे मामला जो अभी आप बता रहे हैं उसमें फिर वही मैं बात करूंगी कि अवाम से अगर आप बात करें, आपकी तो जाहिर है उनकी तो उम्मीद तंग करने के लिए सुबह से शाम तक होती है, लेकिन फिर उनकी जब वोट देने का वक्त आता है तो वो कहते हैं कि उनकी सोचों में बड़ा फर्क होता है। लेकिन सारी अभी 10 दिन ही निकले हैं ना वोटों के बाद, तो लाल वैली के गैस नहीं आ रहे। मैंने कभी 1 महीना उन्होंने कंटोनमेंट से लेके चलाई है। हम तुम्हें कहते थे कि ये गैस अब नहीं जाएगी जब तक आप वोट नहीं डाल देते। देखिए इससे बड़ी क्या नौसरबाजी है कि आप कैंट के वोट लाकर पिंडी में शिफ्ट कर ले। आप यकीन जाने, इतना जिंदगी में 2 दफा मैं नादरा गया हूं, हमारे घरों पे लोगों ने 25-25, 50-50 वोट बना, हमारे जाती घरों। हमने कहा यार हमें पता तो लगे ये हैं कौन हमारे घरों में आ गए हैं, ये घुसपैठिए है कौन जिनकी वोटें हमारे बन गए। तो जी पता नहीं। सो ये निजाम और ये जमहूरियत और ये तो उस पे भी कुछ नहीं हुआ। यही तमाम चीजें वो लाहौर में भी हम इलेक्शन के दौरान कि इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि जी पीटीआई भी यही कह रही है। इमरान खान जिस एक नए लीडर से या नए सियासतदान से, एक तीसरी पार्टी से लोगों की बड़ी उम्मीदें लगी थी, इमरान खान ने लोगों को मायूस क्यों कर दिया? पता नहीं, वोटों से तो मुझे बड़ी परेशानी हुई है, मैं खुद परेशान हूं। सच पूछें तो मैं सच्चा सा आदमी हूं। मैं वोटों के, देखें ना, जिस वार्डों में हम 24-24, 26-26 वोटों से जीते हैं जनरल इलेक्शन में, वहां हम 27-27 वोटों से आ रहे हैं। तो ये मामूली बड़ा डिफरेंस तो नहीं है ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये तो उनको पता होगा क्या मसले हैं, वो स्टडी करते हैं उनकी टीमें। हम तो एक छोटी पार्टी है, इमरान खान के इत्यादी हैं, और हम ये समझते हैं कि हम सच बोलने के इत्यादी हैं। और इस वक्त वो बंदा एक है, लेकिन लोगों का वोट डालने का मेयार बहुत बड़ी तादाद में बदला है। लेकिन पिंडी की हद तक आपको लगता है कि आप नहीं, मुझे सब तरह लेकिन कोई इख्तलाफात थे दोनों जमातों के? छोटे मोटे हो जाते हैं लोकली, इमरान खान की हद तक नहीं थे। अच्छा। अगर वो लोग हमारे टिकट कलम दो हाथ पे भी लड़ते तो हारते। अगर वो बल्ले के निशान पे चले गए कि ज्यादा अट्रैक्टिव निशान है, वहां भी जाके वो हारे। सो कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है। चलें, इख्तलाफ नहीं है, लेकिन फिर आपको हारने का सबब क्या नजर आता है? आप कहते हैं कि पीटीआई देखिए बाज जगह पे तो धांधली, बाज जगहों पे, सब पे नहीं मैं कहता, जहां कापियां दी गई हैं, बाज जगह पैसा चला है, बाज जगह दहशत और बदमाशी चली है। लेकिन हम हारे हैं, हमें तस्लीम करना चाहिए। हम तो कभी कोर्टों में गए नहीं जी, हम वो लोग नहीं है। हमने तो 5 लाशें भी लाए जिमनी इलेक्शन में, तो केस नहीं किया। वरना यहां तो कोई पहली मर जाए तो कहते हैं जनाब इलेक्शन कमीशन में चले जाते हैं, हमने नहीं किया। ये हम सोच रहे हैं कि जो हमारे वार्डों में, हमारे घरों में वोटें बनी, ये इलेक्शन कमिश्नर को अनकरीब हम मिलें कि ये सूरत हाल है। अपने वार्ड हम जीत गए जहां वो शिफ्ट हुए थे, क्योंकि हमने देख लिया। अब देखें ना, अगर मैं अपना घर देखता ही नहीं, मुझे पता है कि मेरे भाई कितने हैं और मेरी बहनें कितनी हैं, लेकिन जब वोटिंग लिस्ट आए तो देखे जाए, वहां कहते हैं यार ये तो 70 वोट हैं यहाँ तो उस पे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात। इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो वैसे सरदार अयाज सादिक भी आ गए उन पर तनकीद करने के लिए। आपने उनके बयानात तो सुने ही होंगे, इलेक्शन कमीशन की सजा मुझे मिली, अब दोबारा नहीं करने। मैंने उन्हें कहा कल परसों के ये तीसरी दफा इलेक्शन होगा, हो ना जाए कहीं। कहते नहीं, 122 का कोई सवाल भी आए तो वो एलर्जिक हो जाता है उनको। मेरा ख्याल है असेंबली के सवाल नामे से 122 नंबर निकाल ही दिया जाए। अच्छा, इससे जो है वो, तो आपको लग रहा है कि 122 पे फिर इलेक्शन हो सकता है? पीटीआई तो यही कहती है। मैंने तो केस नहीं देखा, ऐसी आपसे कहूं कि मैंने वो सारा केस स्टडी किया है। अलीम खान का ये कहना है कि यहां दोबारा इलेक्शन होगा, इमरान खान का भी यही कहना है। होता है या नहीं होता है आगे अल्लाह को पता है। ठीक, सियासत किस तरफ जाती देख रहे हैं आप? आपने तो पहले कहा कि वो जो सियासी खानदान हैं वो काबिज हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद है? जैसे मैंने पहले कहा कि पीटीआई आई, लोगों की होप्स उस जमात से लगी, लेकिन अब वो लोग भी मायूस होते नजर आ रहे हैं। जो 2013 में पीटीआई के लिए निकले थे, वो जो साइलेंट मेजोरिटी थी, जो कभी वोट ही नहीं देती थी, इस दफा उन्होंने नहीं निकल के वोट दिए पीटीआई को।
जिन लोगों ने मुझे ये कहा कि आप इत्तेहाद करें इमरान खान साहब से, और चौधरी निसार ने मुझे फ़ोन किया कि यार हम आ रहे हैं तेरी तरफ, मैंने उसको कहा कि मैं इमरान खान को ज़बान दे चुका हूँ, मैं नहीं चलूँगा नवाज शरीफ के साथ। अब वो लोग जिन्होंने हमें कहा कि बहुत अच्छा किया आपने, वो लोग भी रिजर्व हो गए हैं। मैं 1-2 दिन में इमरान खान साहब, यकीनन इमरान खान में ये अच्छी बात है कि वो इस पर स्टडी करता है, वो कमेटियाँ बनाता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्या वो कोई ऐसी कमेटी बना सके हैं कि जो ये सोचें कि वोट बैंक में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। एक तो धांधली है, धांधली की भी एक हद होती है, सही है, देखें ठीक है। धांधली भी एक आर्ट है, हर कोई आदमी धांधली नहीं कर सकता। जहां धांधली हुई है हमें समझ आ गई है। देखें अगर हम जिमनी इलेक्शन में हारे नवाज शरीफ साहब से, हम लाशें लेके आए घर में, 3, 2, 5 लेके आए, अगर हम जरा जोर लगाते वो 5000 का डिफरेंस हम हमें पता लग गया था, फिर हमारी लाशें 1-2 और गिर जाती। हमने कहा कोई बात नहीं, अगले इलेक्शन में पकड़ लेंगे। इमरान खान को धांधली वाले मंत्रा से अब निकल आना चाहिए। धांधली हो रही है तो वो कैसे निकलेगा, ये तो आप ज्यादा कर रही है ना। धांधली भी तो हो रही है ना, आप ये ना कहें, लेकिन ये कि धांधली को शायद उनके अपने वोटर इस चीज पर मायूस होना शुरू हो गए कि इससे बढ़ के भी कोई और बात हो, इसके अलावा भी कोई और बात हो। एक्चुअली इलेक्शन लड़ना भी एक आर्ट है, एक एक्सपीरियंस है। देखें ना, हम पिंडी में जीते, सूबाई इलेक्शन में मेंबरों का डिफरेंस जितना भी था, लेकिन सूबे के मेंबर रात को पीटीआई के जो कैंडिडेट थे इलेक्शन ऑफिस में बैठे रहे। जो लोग घरों में चले गए और डाइनिंग टेबल पे डिनर करते रहे ये सोच के कि हम जीत गए हैं, सुबह उठे तो वो हारे हुए थे। हमने तो जब तक रिजल्ट नहीं लिया उन लोगों ने, हमने कहा भी आपने यहां से निकलना नहीं है, तो वो जीत गए। ठीक, एक ब्रेक ले लेते हैं इसी नोट पे। ब्रेक से वापस आकर कुछ और इश्यूज हैं उस पर शेख साहब की राय जानेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद। शेख साहब, एक इशू पे मैंने आपसे बात करनी है। पिछले जुमे को भी यही देखा, आज भी हमने यही देखा, इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज का कोई टेलीफोनी खिताब होना होता है, वो शरिया के निफाज की बात कर रहे हैं, वो खिलाफत मांग रहे हैं। यहाँ पे बजाय कि उनसे बात की जाए या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, अवाम को मजीद मुश्किल में डाल दिया जाता है मोबाइल सर्विस बंद करके। मैं आप बताएं इस पर क्या कह सकता हूँ। मुझे तो देखें, मैं जिंदगी के ऐसे दौर से गुजरा हूं कि मेरे जिंदगी के सबसे जो अजीजी लोग थे वो शहीद हो गए, जिन पे लाल वेली चलती थी। खुद 2, 3, 4 दफा हमलों से बचा हूं। मैं तो हालात अभी ठीक नहीं देख रहा। मेरा ख्याल है इनको कोई बात करनी चाहिए, क्या सूरत हाल है, क्या वजह है। काफी शहर में अफवाहें हैं। मैं तो देखो एक सारी सूरत हाल में ये समझता हूँ, ये गवर्नमेंट का फर्ज है कि गवर्नमेंट कौम को एतमाद में ले असल सूरत हाल क्या है। हम तो ऐसे गैस वर्क कर लेते हैं कि जी मौलाना खिताब करने वाले थे या कोई दाश के लोग आने वाले थे, लेकिन वो धमकी तो हर हफ्ते दे ही रहे हैं ना, वो स्टेट को धमकी है। चलें हम कह दें सिविलियन हमारे इदारे निकम्मे हैं, नहीं करते कुछ। फौज तो है ना आर्टिकल 245 के अंडर, यहाँ पे उनकी तरफ से जब कराची में 90 पर छापे मारे जा सकते हैं, उनके लोगों को उठाया जा सकता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं? देखें यहाँ सूरत हाल ये हसास जगह है, मामलात हैं। गवर्नमेंट क्या करती है इसका भी जल्द पता लग जाएगा, गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है और क्या करती है। ज्यादा देर नहीं है चल सकते हालात ऐसे। फौज क्या करेगी अगर रेंजर्स के इख्तियारात महदूद करने की बात, जिस पर चलें वजीर आला ने दस्तखत कर दिया, अगर वफाक भी उस पर आमादा हो जाती है तो फौज रिएक्ट करेगी या नहीं? बड़ा आपने मुश्किल सवाल किया है। जब मुझे अच्छा याद है कि लोग ज़ियाउल हक के बारे में भी कहते थे यार बड़ा सादा सा फौजी है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, सलवार घुटने से उठे ऊपर टांगता है और दिस एंड दिस एंड दिस। फौज का एक अपना पढ़े लिखे निज़ाम, जो इंटरनेशनल हालात को मैं देखता हूं तो मैं समझता हूं कि इनको नहीं आना चाहिए। इससे बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। जब मैं डोमेस्टिक इनकी नाअहली और नालायकी देखता हूं सिविल हुकूमत की, कि लोग आपस में मरेंगे मारेंगे, फिर मैं कहता हूं कि यार इनको कुछ ना कुछ तो अपनी रिट कायम करनी चाहिए। और रेंजर्स ने जो इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतनी जानें दी हैं, और अगर उनका ये नतीजा निकलना है कि वो टके टोकरी हो जाएं और उनको शर्मिंदा किया जाए, उनके इमेज को तबाह किया जाए, मेरा ख्याल है ये फौज को कबूल नहीं होगा कि उनके इमेज को तबाह किया जाए। 10-10, 12-12 साल से हार्ड जॉब कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, बच्चे जवान हो गए हैं, 12-12, 14 साल। कौन सा फौजी है जी जिसने 3-3 साल हार्ड जॉब किया हो? ज़ियाउल हक ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी जी? मुशर्रफ ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? ये तो बेचारे 12 साल से जंग लड़ रहे हैं और अपने लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो ज्यादा खतरनाक है। कोई पता नहीं दुश्मन कहां घुसा हुआ है। ये जंग उससे कहीं खौफनाक है जो कि इंडिया के बॉर्डर पे लड़ी जाए या दूसरे। वो तो बिल्कुल
ये वो जंग है जिसका पता ही नहीं लगता। इनके हवाले से आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जी जंग लड़ रहे हैं, खून दे रहे हैं जमीन के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटरनल सिचुएशन के जिम्मेदार तो फिर जो लोग हैं वो इस चीज को भी रियलाइज शायद नहीं कर रहे। वो तो फिर आप लोन्स लेने की बात से ही शुरू कर लें। IMF कहीं भी हमें एक अच्छा शगुन नहीं नजर आया जिन्होंने लोन्स लिए। दिलचस्पी लोग भी आप देखें ना, हमारे वो डिक्टेटर था मुशर्रफ, 6,000 अरब रुपए का लोन था, आज 20,000 अरब रुपए का लोन है। आज जमीन बोस है तेल की कीमत, हुकूमत तेल की कीमत पे चल रही है। ओवरसीज घबराए हुए हैं, पैसे पे पैसा भेजे जा रहे हैं कि पता नहीं उनके मुल्क में क्या हो जाना उनके खिलाफ। इस हुकूमत को टस से मस नहीं है, बेपरवाह है, बेपरवाह है। और ये तो खुद चाहते हैं कि अगर कोई आए और हमें आके निकाले हमारे से। तो आप इनके हालात देखें ना जी, क्या किया है, कहाँ बिजली ले आए, इंडस्ट्री नहीं चल रही जी, टेक्सटाइल नहीं चल रही, इंपोर्ट आप देखें कहां पहुंच गई है, इन्वेस्टमेंट बिग जीरो है, कोई हुकूमत नहीं है। फिर भी वो समझते हैं नहीं जी हम क्योंकि बैठे हुए हैं, जमहूरियत को खतरा है, और जमहूरियत पैसों वालों की पाजेबें पहन के नाच रही है, नाचते रहे लोग, फिर नाचें। तो फिर इस चीज से लोगों को कोई सरोकार नहीं है कि ये IMF के हवाले से अगर हम बात कर लें तो लोन्स ले लेकर किस मुल्क की इकोनॉमी ने आज तक प्रॉस्पेर किया है? आप साउथ अमेरिका को देख लें, अफ्रीका को देख लें, ग्रीस में देख लें क्या हुआ है। ये वापस कौन करेगा? हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हम आग में कूद रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे चल रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे चल रहे हैं। सो ये हमारी सारी तबाही है, हमें समझ नहीं आ रही। अगर कुछ अरसे के बाद आई, जिस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकेगा तो दुख का मुकाम होगा, बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम होगा। तो आपको हालात आने वाले दिनों में बेहतर होते नजर नहीं नजर आ रहे। मैं तो 3-4 महीनों में ही समझ रहा हूं कि या हालात ठीक हो जाएंगे या बहुत खराब हो जाएंगे। मार्च तक आप जो इंतजार कर रहे हैं वो फौज की तरफ से कुछ करने का इंतजार कर रहे हैं, किस लिए? आप कह रहे हैं कि बस ये टाइम जो है वो बड़ा सेंसिटिव है, उसके बाद किसी के पास वक्त नहीं है। मैं समझता हूँ आगे अगर किसी ने कोई इस्लाहात करनी है, कोई एहतसाब करना है, कोई चोरों को पकड़ना है, तो फिर मार्च अप्रैल, मैं कह रहा हूं लोगों को कि मार्च अप्रैल के बाद तो कोई टाइम नहीं है। फिर मौजूदा लोगों की तरफ, जिनकी तरफ लोग देख रहे हैं, उन्होंने घरों को जाना है, और ना वो एक्सटेंशन लेने वाला जर्नैल है, ना इन्होंने एक्सटेंशन देनी है। अच्छा, तो फिर ये वैसे बहस तो छिड़ी दरमियान में, कोई फायदा वो नहीं। लिखा भी गया, मीडिया में भी बात होने लगी एक्सटेंशन की। आपको लगता है इस किस्म की कोई चीज हो सकती है? नहीं होगी, मेरा भी ख्याल नहीं होगी। तो हालात कैसे फिर बेहतर होंगे? अल्लाह करेगा, लेट्स सी। लोगों को फिक्र है, कुछ लोग फिक्र कर रहे हैं। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हालात बेहतर भी हो सकते हैं, वरना खराब होने की तो ऑप्शन है ही है। वो तो हो ही रहे हैं, वो तो साल से खराब भी हो रहे हैं। लेकिन अब फौज ये भी तो देख रही है ना कि अगर आप गवर्नेंस की बात करें, चलें जिस पे आपने मौकफ दिया कि इस तरीके से सरेआम नहीं, उसको एक पब्लिक स्टेटमेंट जो है वो नहीं आनी चाहिए थी, गवर्नेंस नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं कि टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हैं, लोन पे लोन आप लिए जा रहे हैं, कर्जे आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, वापस कौन करेगा ये किसी को नहीं पता है, ये तो चले जाएंगे। आप और मैं करूंगा जी, और कौन करेगा जी? और किसने वापस करने? हमने वापस करने। हम इसीलिए यहाँ कि हम वापस करें, और तो किसी ने वापस नहीं करने। और इस आपस करते इस कौम की चीखें। और एहतसाब की जब बात करते हैं तो वो देखें, एक बंदे का एहतसाब हुआ है तो सारी जमहूरियत पंजाब में क्यों नहीं हो रहा जी? ठीक कह रहे हैं लोग, फिर फौज पे नाम आ रहा है कि सिंध में आप कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, पंजाबी आपकी खाला के बेटा लग रहे हैं। जो चोर है वो सिंध में भी चोर है, वो पंजाब में भी चोर है, हर जगह चोर है। फिर उसका एहतसाब किया जाए सही तरीके से। जब आप एक सूबे में करते हैं और दूसरे सूबे में नहीं करते, तो ये तो तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये कौन करेगा एहतसाब? ज़ाहिर है इस मुल्क में एक ही इदारा है, फौज ही है, अगर करेगी तो करेगी। वरना नैब से तो लोग अदालतों से छूट जाते हैं। नैब कहती है जी हमने तो केस किया, अदालत से जमानत होगी, क्या करें? अदालत के आगे कौन बोले? नैब का काम तो है कि चलान पेश कर देना, वो चलान पेश करते हैं, फौज में जमानत हो जाती है। अल्लाह खैर सल्ला, उस फौज में कहता हूँ अदालत में जमानत हो जाती है, कोई उसका नहीं। वो शवाहिद नहीं मिलते, वो कहते हैं कि जी क्रेडिबल। बुरे आदमी के खिलाफ टॉप पीपल के पास कौन शहादत देता है जी? अभी सिंध में देखें, एक माँ का बेटा जो मर गया, उसको पहला कोर्ट ने पूछा कि उसने कहा मेरी बेटियां घर में हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं? मेरा एक बेटा मर गया, आप चाहते हैं कि मेरी बेटियां भी मैं गंवा दूं? इस इलेक्शन हल्का नंबर 36 में ऐसा हुआ जी कि हमारे में कि बाहर से लोग दाखिल हो गए, लेडीज पोलिंग एजेंटों को, मुखालफों को कहा कि आपकी बेटियां बाहर हैं, ये घर नहीं जाएंगी। कि एक गरीब को इस तरीके से डरा धमका दिया जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो आप तो वो जो पिक्चर सामने रख रहे हैं अवाम के, हर प्रोग्राम में आप ये बता रहे होते हैं चीजें, फिर भी मैं बार बार आपसे वही पूछती हूँ कि आप थकते नहीं हैं? वही अवाम सुन के आपकी बातें नहीं जाग रही। मैं कम करना चाहता हूँ
फिर भी आप कहते हैं कि नहीं आए, यही बातें सुनाएं, तो फिर मेरे पास तो कोई सर्चर नहीं है, मैं कोई बर्कले और हार्वर्ड का या एसेक्स का नहीं पढ़ा ना, मुझे ये नया ईमेल शीमेल आता है जो मैं महसूस करता हूँ वो बता देता हूँ। और हाँ, बता यही रहा हूँ कि बहुत देर तक हालात ऐसे नहीं चल सकते। अच्छा, एक सवाल चौधरी निसार साहब के हवाले से जब हमने बात की थी तो वो जो इनसिक्योरिटी मामला पे रेंजर्स के हवाले से इतना ज्यादा एग्रेसिव हमें होते नजर आए हैं, ये उनका अपना स्टांस है या नवाज शरीफ साहब की हिमायत हासिल है कहीं पर मुशावरत? पता लग जाएगा जी, पता लग जाएगा। मेरा ख्याल है उनकी अपनी है, तो राजपूत है, मेरे इलाके से हैं। नवाज शरीफ की ये सोच नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत चौधरी निसार एक दो कदम आगे फ्रंट फुट पे खेलता होगा, और होगा क्या ये पता लग जाएगा एक दो दिन में अंदर क्या होने जा रहा है। ठीक है, इलेक्शन आपको कब नजर आ रहे हैं? दुनिया तो 2018 की बात कर रही है जी, मैं नवाज शरीफ की हुकूमत को 2018 तक चलते नहीं देख सकता। ना देख रहा हूं, ना देख सकते हैं, मतलब ख्वाहिश है या आपको ख्वाहिश लगता भी है कि मुल्क तबाह हो रहा है और देख भी नहीं रहा। जो कुछ होगा कौम के सामने, अगर कौम ने फिर 5 सूरे को वोट देने हैं तो फिर ये इनका मुकद्दर है। अगर कौम ने पैसे लेके और डालडे का डब्बा लेके और चीनी और घी का डब्बा, अगर गरीब कहता है जी मेंबर ने कौन सा पकड़ाई देना है, जो मिल रहा है वो तो पकड़ो ना। हमने जाना तो इसने कौन से घर पे मिलना है, जो इस वक्त इससे मिल रहा है। और बड़े आदमी के मुंह से जो गिरता है वो हम खा रहे हैं, लोगों को वो डांट रहा है, अपनों को वो बांट रहा है। सो खानदानों की सिक्काशाही जमती जा रही है, इस पे कौम क्या रिएक्शन करती है देखना होगा। आज भी वो अखबारों की हेडलाइंस जो थी वो महंगाई की खबरों से ही शुरू हुई कि जी मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया तो दाल भी महंगी हो गई, लेकिन फिर भी अवाम मुझे को बात का हैरत होती है कि मेरे जैसा शख्स आदमी पहली तारीख को सोचता है क्या बनेगा। मेरे जैसा शख्स जिसके पास सारे अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, पहली तारीख को मुझे फिक्र होती है कि किधर से क्या होगा। और एक आम आदमी जो बेचारा 10, 12, 15 हज़ार रुपया तनख्वाह लेता है वो क्या करता होगा, मेरे बस से बाहर है कि ये सोचूं को जिंदगी कैसी गुजार रहा होगा। निज़ाम के हवाले से बड़ी बातें हुई, निज़ाम की खराबियां कहाँ कहाँ हैं, चाहे वो अदालती निज़ाम के हवाले से हम बात कर लें या हम कह लें कि जी गवर्नेंस नहीं है सिविल इदारों की। इंकलाब का नारा लेकर आए थे कादरी साहब, वापस चले गए धरना देने के बाद, अब वो दोबारा वापस आ रहे हैं। कोई राब्ता हुआ? देखिए जी, मैं तो इनकलाबी नहीं हूं, उनसे मेरा बड़ा राब्ता है। जाऊंगा मैं 23 तारीख को उनको मिलने लाहौर, और कनाडा टोरंटो में गया था, मेरे वीजे का मसला था, 2 दफा अमेरिकन ने, मैं अमेरिका नहीं जा रहा था, मुझे जहाज से उतार लिया। सो ऐसे आलम में 23 को मैं जाऊंगा। उन्होंने बड़ी शफकत की टोरंटो में। मैं तो इंतखाबी आदमी हूँ जी, इनकलाबी आदमी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर तब्दीली आनी है किसी भी तरीके से आए, इनकलाब के लिए 2 पार्टियां ही काफी नहीं है, शेख रशीद, ताहिरुल कादरी या इमरान खान, 3 मिलके इनकलाब नहीं ला सकते जी। कौम को सड़कों पे आना होगा। और जो मैं कहता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, आइंदा आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए मरना होगा, लड़ना होगा, कुर्बानी देनी होगी, फिर तो कोई बात है, वरना तो टेंट फिश हो जाएगा सारा। लेकिन अवाम ने जब जब कुर्बानी दी है, आप तो कह रहे हैं अवाम तो मेरे ख्याल से रोज ही कुर्बानी दे रही है, मुख्तलिफ वो दे रही हाल है, उस कुर्बानी से इनकी जान नहीं छूटती। वो सदका हो सकता है, कुर्बानी नहीं। कुर्बानी बड़े खून का और बड़ी कुर्बानी का मुतालबा करती है, और बड़ा खून और बड़ी कुर्बानी चौक और चौराहे पे होनी चाहिए। लोग अपने हक के लिए निकलें, अपने पड़ोसी के हक के लिए निकलें। अगर नहीं निकल सकते तो बस फिर क्या है, फिर मजे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है सिंध हुकूमत और विफाक के हवाले से जो बयानबाजी चल रही है, आज भी वो मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने कहा कि जी विफाकी हुकूमत हालत जंग में और सिंध हुकूमत हालत भंग में है, आपको लगता है कि इनकी कोई महाजराई बढ़ेगी या इसी तरह से चीजें? मुशाहिदुल्लाह साहब ने तो शुजात हाशमी की बड़ी तारीफ की, शुजात अजीम की, क्योंकि अपने दोनों भाई उन्होंने फौरन, वो उस पोस्ट पे भी नहीं थे, मैनेजर एरिया कंट्री मैनेजर लगा लिए दोनों भाई PIA में। उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया वजीर आजम। बस उसने कहा जी वजीर आजम को पता है कि मैं डिसमिस हुआ फौजी अदालत से, और वजीर आजम को पता है कि मैं गैर मुल्की शरीयत है, उसके बावजूद मुझे नहीं निकाला। नवाज शरीफ ने मेहरबानी है ना जी, DGFIA पे, नादरा के चेयरमैन पे, इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीजें वो हैं जिससे इस मुल्क में किसी हादसे की बू आती है। खुदा ना करे कोई हादसा हो, लेकिन अगर हादसा हुआ तो उसका पता भी नहीं लगेगा, चश्मे जदन में हादसा हो जाएगा और लोग कहेंगे जी कि ये हो गया और फलां हो गया। क्योंकि इनको आ बैल मुझे मार, इनकी हालत यही है कि ये अपनी मुसीबत खुद मंगवाते हैं, खुद अपने ऊपर ये फायर मंगवाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला
ये फायर फिर मंगवाने जा रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा चंद महीनों में पता लग जाए। वैसे खुदा ना करे कोई हादसा हो, जो आपने खुद भी कहा, लेकिन अल्लाह करे कि अवाम जो है ऐसे किसी हादसे से पहले ही संभल जाए, और जिन्होंने संभालना है जरा वो भी नजरे करम कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब। आज के लिए इतना ही, व्यूअर्स इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।